स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो बेलेचली डिक्लेरेशन को साइन किया गया वो किस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है। तो आप देखिए कि जो बेलेचली है वो एक लोकेशन है ब्रिटेन के, वहाँ पे सिचुएटेड एक सिटी है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इस सिटी का आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान में, कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट सिटी है बेलेचली, जहाँ पे एक डिक्लेरेशन को साइन किया गया जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेफली यूज है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिस यूज करते हुए, डीप फेक को यूज करते हुए जो साइबर क्राइम एंड साइबर फ्रॉड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से कैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफली वे में यूज किया जा सके, जिसके रिगार्डिंग में इस डिक्लेरेशन को ब्रिटेन के वहाँ पे साइन किया गया बेलेचली नाम का जो सिटी है, जिसको कि हम बेलेचली डिक्लेरेशन के रूप से जानते हैं। मल्टीपल टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर में ये जो डिक्लेरेशन है उसको मेंशन किया गया है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर को काफ़ी डिटेल के अंदर रीड किया होगा तो आप देखिए कि काफ़ी बार आपने इस डिक्लेरेशन है उसके पर्सपेक्टिव से रीड किया होगा। स्टूडेंट्स इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया ब्रिटेन के अलावा आप देखिए कि 28 अदर कंट्रीज है जिनके द्वारा भी इसको साइन किया गया है, और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेफली है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इसका जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इस सिटी का उसके पर्सपेक्टिव से आप जरूर से रीड करना कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान में क्या नाजी जो फोर्सेज है उनको डिफीट करने के रिगार्डिंग में सिटी का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपको रीड करना है स्टूडेंट्स। आप देखिए ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो प्रेजेंट समय में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, आप देखिए कि जो मेजरली कन्फ्लिक्ट आपको प्रेजेंट समय में कौन से देखने के लिए मिलेंगे। रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, रसिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के अलावा आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जो हमास का डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे काउंटर अटैक किया गया तो उसका एक कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो प्रेजेंट समय में जो कन्फ्लिक्ट का जो सीज फायर के रिगार्डिंग में क्या ये डिक्लेरेशन है, तो आप देखिए कि इनके पर्सपेक्टिव से हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। रसिया यूक्रेन के जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में एक स्विट्जरलैंड के अंदर एक मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होगा। कब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा स्टूडेंट? जून के मंथ के समय जो मीटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्विट्जरलैंड के वहाँ पे। आप देखिए कि जिसको कि पीस कॉन्फ्रेंस का जो नाम है वो दिया गया है, इंडिया के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाएगा उस जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर में, जिससे कि रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व किया जा सके। इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इजराइल और हमास के रिगार्डिंग में जो इजिप्ट का जो कैपिटल है कायरो, जो इजिप्ट का कैपिटल है, वहाँ पे कतर के द्वारा एज ए इंटरलोक्यूटर का जो रोल है वो प्ले किया गया है। 1-2 टाइम्स आप देखिए कि सीज फायर है उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है, जिससे कि वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिले। तो उसके रिगार्डिंग में आपको कतर और इजिप्ट का जो रोल है वो देखने के लिए मिलेगा इजराइल और हमास के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट के अंदर में हैं। अफ्रीकन के अलावा आप देखिए कि लैटिन अमेरिका के अंदर भी आपको वेनेजुएला का जो नियर बाई कंट्रीज के साथ में जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। बट जो मेजर कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग का जो यहाँ पे सीज फायर के रिगार्डिंग में जिन कंट्रीज का रोल है, स्विट्जरलैंड का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगा पीस कॉन्फ्रेंस, उसके पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। किस पर्सन के द्वारा स्टूडेंट्स इसको प्रमोट किया गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंडिया के अंदर में? एक सुभाष पालेकर नाम के एक पर्सन है। अब आप देखिए कि क्या ये इस तरीके से हम नेम याद करते हैं, ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर में आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसका प्रैक्टिस क्या है, क्या क्या इसके कंपोनेंट है। बट आप देखिए कि मेंस का जब आप आंसर लिखोगे आपसे केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब आप आंसर लिखोगे तो आप इस तरीके से जो पर्सन का जो नेम है उसको कोट कर सकते हो। कोई एनजीओ है जिसके द्वारा कुछ अच्छा वर्क किया गया उसको आप कोट कर सकते हो। डिक्लेरेशन को आप अपने आंसर के अंदर कोट करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, कि मार्क्स आपको मोर मार्क्स आप यहाँ पे फैच करोगे। आप हो सकता है कि 1/4 जो मार्क्स है वही आप ज़्यादा फैच करो अदर स्टूडेंट्स से। तो आप देखिए कि अगर आपने 20 क्वेश्चन आपको मेन्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं एक जीएस के पेपर के अंदर में, और सपोज कीजिए इस तरीके का आपका जो डाइवर्स नॉलेज है उसके थ्रू में आपने जो 10 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर में आपने यहाँ पे बेसिकली जो 1/4 मार्क्स हैं वो मोर फैच किए हैं किसी भी नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल जो आंसर है उसके कंपेयर करें तो आप देखिएगा अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में तो आपको जो 2.5 मार्क्स हैं वो मोर देखने के लिए मिलेंगे।
4 पेपर्स के अंदर में अगर हम इसको कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि आपको 9 to 10 जो मार्क्स है वो मोर हायर देखने के लिए मिलेंगे। और काफ़ी बार आप देखें ना कि आपका जो एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है, आप अपने एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो देखना कि आपका जो ओवरऑल कट ऑफ सपोज कीजिए 780 है, तो 780 अगर आपका कट ऑफ है, आप इसको कंपेयर करना 780 को, आप यहाँ पे देखना कि जो यहाँ पे 800 जहाँ मार्क्स हैं, 20 मार्क्स या 10 मार्क्स हायर जिस पर्सन के हैं, आप देखिए उनका रैंकिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। 20 से 30 नंबर अगर आप कट ऑफ से अबाउ हैं, तो आपका जो ओवरऑल जो रैंकिंग है, ओवरऑल सर्विस का जो लोकेशन है, उसके अंदर भी आपको जो चेंजेस है वो देखने के लिए मिलते हैं। क्या कार्गो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से था ये रेड सी के अंदर में, तो आप देखिए कि रेड सी के अंदर में हूती रिबेलियंस के द्वारा अटैक किया गया था, जब से इजराइल के द्वारा हमास के ऊपर अटैक किया गया। सपोज कीजिए ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे आपको यमन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के यहाँ पे यमन है, यमन के अंदर हूती रिबेलियंस का डोमिनेशन है कुछ एरियाज़ के अंदर में, मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर ही है बेसिकली स्टूडेंट। तो आप देखिए कि जो रेड सी का एरिया है, जिसको कि गल्फ ऑफ आदेन, जो गल्फ ऑफ आदेन है उसके साथ में कनेक्ट करता है, कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? बेबल मंदाब, बेबल मंदाब नाम का एक स्टेट है जो इसको कनेक्ट करता है। तो हूती रिबेलियंस के द्वारा कार्गो जो वेसल्स है उसके ऊपर अटैक किया गया था, जिससे कि यहाँ पे इजराइल का जो काउंटर अटैक है उसको रोका जा सके। बट आप देखें कि यूएस की फोर्सेज के द्वारा एक अलायंस को क्रिएट भी किया गया था, जिसके अंदर किसी भी मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है, किसी भी इजिप्ट के द्वारा भी इसको नहीं ज्वाइन किया गया। अगर आप देखिए कि रेड सी के थ्रू जो कार्गो फ्लो करता है, तो इजिप्ट का जो स्वेज कैनाल है उसको जो रॉयल्टी है वो मिला करता है, उसको पैसे मिला करते हैं यहाँ पे। और इसी जो स्वेज कैनाल के थ्रू जो रूट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो कॉन्सेप्ट है चाइना का, जिनको काउंटर करने के रिगार्डिंग में G20 का जब इंडिया के अंदर मीटिंग हुआ था, तो आप देखिए कि आपको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कनेक्टेड वे में आप जब रीड करोगे तो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो याद रह पाएगा। यहाँ पे अगर हम रेड सी और आप देखिए कि इजराइल का जो ये एरिया है, जॉर्डन का ये जो एरिया है, इजराइल का जो ये पार्ट है यहाँ पे सनाई पेनिनसुला का नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर में, जो बेसिकली आप देखिए कि गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी से कनेक्ट होता है। तो आपका यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क आपका ये है कि जो रेड सी है, रेड सी को गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में कनेक्ट करने के लिए किस स्टेट का जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको रेड सी को यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में कनेक्ट करने वाली स्टेट है उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के रिगार्डिंग में, लॉर्ड कर्जन के पर्सपेक्टिव से है। टाइम पीरियड आपको जरूर से याद होगा, बंगाल का पार्टीशन के रिगार्डिंग में लॉर्ड कर्जन उस समय हुआ करते थे। इनका जो कंप्लीट टेन्योर है स्टूडेंट्स, उसको कमीशन एंड ओमिशन के टेन्योर के रूप से भी जाना जाता है, कि कंप्लीट टेन्योर के दौरान में लॉट्स ऑफ कमीशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हुए, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इनके द्वारा उसको ओमिशन किया गया, उसको चेंजेज किया गया है। जो सबसे पहले आप देखें कि पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में 1902 के समय में एंडर फ्रेजर नाम का एक कमीशन है, सर एंडर फ्रेजर का जो लीडरशिप के अंदर जो फ्रेजर कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। यूनिवर्सिटीज़ को इनके द्वारा कहा गया था कि ब्रीडिंग ग्राउंड है, रिवोल्यूशनरी पर्सनस का जो ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप से कहा गया था, क्योंकि बंगाल के समय में, उस समय में आप देखिए कि आपको युगांतर है, ये सब जो डिफरेंट टाइप जो रिवोल्यूशनरी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका जो रोल है वो देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे जो रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स हैं वो भी उस समय डोमिनेशन के अंदर में आते हैं, जिसके अंदर आपको काल है, संध्या है, ये काफ़ी आपको न्यूज़पेपर देखने के लिए मिलेंगे। तो थॉमस रेलिग नाम का लीडर पर्सन के लीडरशिप के अंदर में एक यूनिवर्सिटी, जो स्पेशली जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एरिया है, उसको किस तरीके से वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन किया जाए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए, उसके रिगार्डिंग में आपको यूनिवर्सिटी कमीशन देखने के लिए मिलेगा। फेमाइन का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तो उसी दौरान में आप देखिए कि मैकडोनल्ड जो कमीशन है इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1900 के अंदर में, 1900 के अंदर में मैकडोनल्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैकडोनल्ड कमीशन के अलावा आप देखिए कि फेमाइन के और डिफरेंट जो कमीशंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा आपको एक टेलीग्राम के ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया है, रिसेंटली टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया है फेमाइन के रिगार्डिंग में। एक आपको कैंपबेल कमीशन देखने के लिए मिलता है, आप देखिए कि एक आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा, कैंपबेल कमीशन 1866 के समय इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। स्ट्रेटचरी एक कमीशन है, स्ट्रेटचरी एक कमीशन है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 1880 के समय में। इसके अलावा आप देखिए कि लयाल कमीशन है, लयाल नाम का एक सिटी भी है पाकिस्तान के अंदर में, जो पाकिस्तान के अंदर में आप देखिए कि
फैसलाबाद नाम का जो सिटी है उसके बारे में अगर आपने रीड किया हो, उसको बेसिकली अर्लियर फेज के अंदर लयाल के नाम से जाना जाता था। लयालपुर नाम का वहाँ पे एक टाउन भी है, जहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे जटबंगे नाम का एक विलेज है, जहाँ भगत सिंह का बर्थ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। भगत सिंह का जो हमारे रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं भगत सिंह, उनका आप देखिए कि उनका जो होम है उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी कुछ आपको, उनका जो एक हवेली है उसको भी दिखाया जाता है काफ़ी बार न्यूज़ के ऊपर में, या जो टूरिस्ट हैं जिनके द्वारा विजिट किया जाता है वहाँ पे। तो लयाल कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूट होता है फेमाइन के रिगार्डिंग में 1896 के समय में। और आप देखिए कि यहाँ पे मैकडोनल्ड कमीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से 4 कमीशन है जो फेमाइन के ही पर्सपेक्टिव से हैं। कोइनेज एक्ट को पास किया गया, करेंसी को पास किया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से जो करेंसी है उसको पुट किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को बनाया गया। आप देखिए कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रूप से किसको जानते हैं हम, लॉर्ड रिपन को, 1881 के समय जो पावर के अंदर में आते हैं, जिनके द्वारा इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है वो भी क्रिएट होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो प्रेजेंट समय में डीपीआईआईटी के नाम से जो हम इसको जानते हैं, इंडस्ट्रियल जो इंटरनल ट्रेड के रिगार्डिंग में जिसको ऐड किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे कर्जन के द्वारा बनाया गया था। कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंशेंट मोन्यूमेंट का जो प्रिजर्वेशन एक्ट है 1904 का, आप देखिए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 के समय कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, किसके द्वारा बनाया गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फाउंड किसके द्वारा किया गया। तो आप देखिए कि उस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रीस्ट्रक्चर किया गया था इनके द्वारा, जॉन मार्शल का लीडरशिप के अंदर में। बंगाल का पार्टीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ कंट्रोवर्सी भी इनका क्रिएट हुआ था। और आप देखिए कि तिब्बत के रिगार्डिंग में जो मिशन है इनके द्वारा सेंड किया गया। तो कमीशन है, मिशन है, और आप देखिए कि ओमिशन का जो प्रोसेस है लॉर्ड कर्जन का लीडरशिप के दौरान में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें न्यूज़पेपर के बारे में, तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना किया जाए, जो बहुत पॉलिटिकल पार्टीज है मेजरली रूप से हमारे कंट्री के अंदर में, बहुत पार्टीज को जो नोटिस है वो सेंड किया गया कि आपके द्वारा जो सोसाइटी के अंदर डिवाइड करने वाला पॉलिटिक्स है उसका रोल नहीं किया जाएगा। एक पार्टी को नोटिस के अंदर बताया गया कि आपके द्वारा ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा आफ्टर द, अगर वो पार्टी पावर के अंदर में आता है। तो इस तरीके का कोई भी सोसाइटी के अंदर में डिवाइड करने क्रिएट करने का कोशिश ना किया जाए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने नोटिस के अंदर बताया गया है। तो आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो पार्टी के जो कैंपेनर्स हैं उनको एडवाइस किया गया है कि आपके द्वारा इस तरीके का कैंपेनिंग है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रिगार्डिंग में है। अगर हम बात करें कैंपेनर्स के बारे में, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल पार्टी का जिसको स्टेटस है उसको 40 स्टार कैंपेनर है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने आप को कहा गया है कि वो नेशनल फोर्स है, इसी वजह से हमने इस न्यूज़ को यहाँ पे ऐड किया है स्टूडेंट्स। आप देखिए वैसे तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट आप देखिए यहाँ पे हमने 40 स्टार कैंपेनर्स के बारे में रीड किया। तो नेशनल पार्टी के क्या क्राइटेरिया हैं ये आपको पता होना चाहिए। उस पार्टी को कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इलेक्ट होने चाहिए, कितने डिफरेंट स्टेट से 6% उसको वोट मिलने चाहिए। और अगर देखिए एक क्राइटेरिया और आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 4 स्टेट के अंदर में, 4 स्टेट के अंदर में अगर स्टेट पार्टी का स्टेटस उसको मिल जाता है तो उस पार्टी को भी हम नेशनल पार्टी के रूप से रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद में पार्टीज का जो पोलिंग का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो पार्टीज को जो सिंबल है, जो स्टेटस है वो अलोकेट किया जाता है। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया, इसके क्राइटेरिया जो पॉलिटिका बुक के अंदर आपको पता होना चाहिए। 6% उनके द्वारा वोट लिए जाएं, आपको 2% उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सीट्स है उनके द्वारा जीती जाएं। आप देखिए कि 4 उनके द्वारा सीट्स को जीत लिया जाए, पर डिफरेंट 3 स्टेट्स के अंदर में जो सीट्स हैं उनको जीता जाए। और इसके अलावा 4 स्टेट्स के अंदर में जो स्टेट पार्टी का स्टेटस उन्होंने अचीव किया है तो उसको नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दे दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन के बारे में था। नेशनल पार्टी को 40 स्टार कैंपेनर्स वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टार कैंपेनर्स के द्वारा जो कैंपेन किया जाता है, क्या इंडिविजुअल जो पर्सन वहाँ से कंटेस्ट कर रहा है उनका जो इलेक्शन का जो एक्सपेंस है, इलेक्शन का जो खर्चा है, उसके अंदर में क्या ऐड होता है ये प्रोसेस। तो आप देखिए ऐड आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जब तक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार किया जाता है किसी भी स्टार कैंपेनर के द्वारा। बट पर्सनल वे में अगर वहाँ पे कैंपेनिंग किया गया किसी पर्सन के रिगार्डिंग में, तो उस दौरान में जो एक्सपेंसेस है वो आपको ऐड होते हुए देखने के लिए मिलेंगे।
आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन के द्वारा आप देखिए कि पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज करने के बारे में कहा गया है। इन तीन यूरोप के जो 3 कंट्रीज हैं जिनको कि ट्रायो के नाम से भी यहाँ पे मेंशन किया गया, जिनके द्वारा यहाँ पे पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज करने के बारे में कहा गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि स्पेन के द्वारा तो यहाँ पे इजराइल को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया। 1993 के जो पीस कॉन्फ्रेंस के जो ओस्लो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे पैलेस्टाइन को एक डिफरेंट स्टेट एंटिटी के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाए, इजराइल को डिफरेंट कोएग्जिस्टेंस दोनों का देखने के लिए मिले पीसफुल वे के रूप से। और स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडिया का जो रोल है, इंडिया के द्वारा जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पीएलओ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, 1974 के समय में फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है इंडिया, फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है जिसके द्वारा पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे रिजोल्यूशंस हैं जिनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे कि आप देखिए कि पैलेस्टाइन का जो फ्लैग है उसको यूएनओ का जो एरिया है, कैंपस है, उसके अंदर में लगाना हो, उसके रिगार्डिंग में इंडिया उस रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। 143 जो रिसेंट कंट्रीज है जिनके द्वारा अभी देखिए कि पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने के परस्पेक्टिव से या पैलेस्टाइन को एज ए यूएन के मेंबर के रूप से ऐड करने के परस्पेक्टिव से भी आपको 143 कंट्रीज का जो एंडोर्समेंट है वो देखने के लिए मिलेगा यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे। ओबीसी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके परस्पेक्टिव से कलकत्ता हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट है, जजमेंट हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको ओबीसी कमीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि ओबीसी कमीशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस के बाद में काका कालरेकर कमीशन देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि काका कालरेकर कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। फिर आप देखिए कि जो बीपी मंडल नाम के जो पर्सन हुआ करते थे जिसको कि हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, और उसी 90s के एरा के समय में जनता गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था मंडल कमीशन को। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कौन सा था हमारी कंट्री के अंदर में, जनता गवर्नमेंट आफ्टर द इमरजेंसी के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मोरारजी देसाई हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे। आप देखिए कि जो मंडल कमीशन उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बट जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्राइम मिनिस्टर के रूप से पावर के अंदर में आते हैं तो उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ओबीसी जो रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है उसे। तो आप देखिए कि जो रिजर्वेशन को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो एक आपको पॉलिटिकल टर्म इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा, मंडल वर्सेज कमंडल। तो उसी समय में 90s के एरा के समय में मंडल वर्सेज कमंडल का जो पॉलिटिक्स है जो आपको प्रेजेंट समय तक देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्टिस रोहिणी कमीशन है, जस्टिस रोहिणी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसको बेसिकली सब कैटेगराइज किया जा सके, डिफरेंट कैटेगरीज को वहाँ पे डिवाइड किया जा सके, क्योंकि काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ आपको इस ओबीसी का जो कैटेगरी है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। मंडल कमीशन के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया गया उसके रिगार्डिंग में आप देखिए यहाँ पे इंदिरा साहनी केस है, इंदिरा साहनी केस के द्वारा जो 27% रिजर्वेशन है उसको अलाउ कर दिया गया था। एक कैपिंग के बारे में डिस्कस किया गया कि 50% जो कैपिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये काफ़ी कुछ डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया। रोहिणी कमीशन के बारे में जब भी रीड करते हैं आर्टिकल 340 आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पावर है एक ऐसा कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का। इसके अलावा आप देखिए कि ओबीसी का जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसको भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है प्रेजेंट समय के अंदर में वो। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, क्या 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बिम्स्टेक का लीगल जो पर्सनैलिटी है उसके पर्सपेक्टिव से है कि उसका जो चार्टर है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है। अर्लियर समय में इसका जो चार्टर है उसका एग्जिस्टेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो बिम्स्टेक का चार्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1997 के समय में बिम्स्टेक एस्टेब्लिशमेंट में आता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन कौन से कंट्रीज इसका पार्ट है, BBIN इसका पार्ट है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है। इसके अलावा म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आपको इसका जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल 7 कंट्रीज इसका पार्ट है। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। इसके अलावा कौन कौन से, म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड है। अब आपको ऐसा ही एक सिमिलर नेम आपको बताते हैं यहाँ पे ससेक के बारे में, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये किसके रिगार्डिंग में है, ADB का एक प्रोग्राम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये प्रोग्राम है। उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ कंट्रीज़ को
प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में जो पैसा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में जो पैसा है वो दिया जाता है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपाइंस मनीला के अंदर में। एडीबी जिसको 1966 के समय सेटअप किया गया था। तो आप देखिए कि एडीबी का ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं। यहाँ पे तो हमने 7 कंट्रीज के बारे में रीड किया। BBIN है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। यहाँ पे कौन कौन से 7 कंट्रीज हैं ससेक के अंदर में, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर में, उसके बारे में आप बताना है। इंटरिम बेल के रिगार्डिंग में इनके द्वारा पेटिशन को फाइल किया गया था और झारखंड के पूर्व सीएम हैं, फॉर्मर सीएम हैं उनके द्वारा। तो आप देखिए कि उनका पेटिशन को विड्रॉल किया गया है। तो ये पेटिशन विड्रॉल का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक बार पेटिशन को फाइल कर दिया गया उनके द्वारा विड्रॉल किया जा सकता है। यस स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे इनके द्वारा पेटिशन को विड्रॉल किया गया। ऑलरेडी इनका आप देखिए कि इंटरिम जो बेल के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है वो पेंडिंग है एक डिफरेंट कोर्ट के अंदर में, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ईरान के जो प्रेसिडेंट है जिनका कि अभी रिसेंटली एक क्रैश के अंदर डेथ हुआ था, तो आप देखिए उनका जो फेयरवेल की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिला। हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर वहाँ पे विजिट के लिए भी गए हैं। स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे जो एरर है वो देखने के लिए मिला है कर्नाटका का रीजन के अंदर में। ह्यूमन जो ड्रग है वहाँ पे वेटनरी जो ड्रग का जो लेबल है वो लगा हुआ था एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ड्रग का जो सप्लाई किया गया। तो आप देखिए वेटनरी जो लेबल है उसके पर्सपेक्टिव से कहा गया है, बट इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि रिकॉल कर लिया गया है जो ड्रग्स मार्केट के अंदर में है, जो दवाइयाँ मार्केट के अंदर हैं उसको रिकॉल कर लिया गया है यहाँ पे अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो हमारे यहाँ पे ड्रग का रिकॉल के रिगार्डिंग में क्या प्रोसीजर है ये काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 2020 के समय में एक कफ का जो कोल्ड का जो एक दवा है उसको इस तरीके से रिकॉल किया गया था स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका मिसयूज आपको देखने के लिए मिला था। कुछ चिल्ड्रंस का वहाँ पे डेथ भी हुआ था 2020 के दौरान में। तो आप देखिए किस तरीके से आपको रिकॉल का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक तो डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड नहीं देखने के लिए मिलेगा, मेडिकल शॉप्स के थ्रू इसको रिकॉल किया जाता है। तो ये आपको कुछ प्रोसीजर है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे रसिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, रसिया और चाइना के यहाँ पे जो बायलैटरल रिलेशन है उनके बारे में डिस्कस किया गया है, उसके पर्सपेक्टिव से हम कुछ यहाँ पे रीड करते हैं। आप देखिए कि रसिया और चाइना का जो प्रेजेंट रिलेशन है वो किस तरीके से है। लास्ट 11 ईयर्स के अंदर में इसके जो लीडर्स हैं उनका 40 टाइम्स मीटिंग हुआ है। तो आप देखिए कि किस तरीके से 1 ईयर के अंदर में मिनिमम 3 to 4 टाइम्स से मिले हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं। एक दूसरे को ओल्ड फ्रेंड के रूप से इनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और 75 ईयर्स ऑफ बायलैटरल और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो भी कंप्लीट हुए हैं। इंडिया के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे कंसर्न है स्टूडेंट्स। आप देखिए कि चाइना हमारा नाइबर कंट्री है और चाइना का अगर डोमिनेशन इंक्रीज होता है तो उसके रिगार्डिंग में इंडिया के रिगार्डिंग में हमेशा जो कंसर्न्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लोड्स ऑफ बाउंड्री इश्यूज हैं, एरिया के रिगार्डिंग में इश्यूज हैं और भी डिफरेंट इश्यूज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रसिया चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको 4 फेज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। आप देखिए कि 19th सेंचुरी के समय में जब रसिया का डोमिनेशन हुआ करता था, रसिया के अंदर आपको जो जार है उनका डोमिनेशन देखने के लिए मिलता था। चाइना उस समय में एक वीक जो एंटिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि रसिया के द्वारा अपना एम्पायर है उसको बेसिकली पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ तक एक्सपेंड किया गया। फिर आपको 1949, ये 19th सेंचुरी के समय में है जब जार्स वहाँ पे रसिया के अंदर पावर के अंदर हुआ करते थे, तो रसिया मोर डोमिनेटिंग है, उसके द्वारा अपना एरिया को एक्सपेंड किया गया। 1949 के समय में आप देखिए कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो पावर के अंदर में आते हैं। उनके द्वारा काफ़ी कुछ किया गया, जैसे कि 1962 के समय में इंडिया चाइना सिनो इंडिया, वैसे अगर आप इंडो चाइना वर्ड यूज करोगे तो जो बेसिकली वो राइट वर्ड नहीं है, राइटिंग्स के पर्सपेक्टिव से आप देखिए इंडो चाइना वर्ड यूज किया जाता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के लिए। सिनो इंडिया वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इंडो चाइना का वर्ड को ना यूज करते हुए आप इसको यूज कीजिए इंडिया और चाइना, क्योंकि सिनो इंडिया वर्ड है वो जो एक करेक्ट वर्ड है। तो 1962 के समय में आप देखिए कि सिनो इंडिया वॉर आपको देखने के लिए मिलता है। रसिया और चाइना का भाई एक वॉर है, वो यूसुरी नाम का एक रिवर हुआ करता था, उसके पर्सपेक्टिव से आपको एक लड़ाई है वो देखने के लिए मिलेगा रसिया और चाइना का। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय अर्लियर फेज के अंदर रसिया का डोमिनेशन है, बाद में कन्फ्लिक्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। लेटर फेज के अंदर में स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें 1972 के समय में आप देखें कि यूएसए के एक प्रेसिडेंट है निक्सन,
निक्सन नाम के जो प्रेसिडेंट है वो चाइना का विजिट के लिए आते हैं। चाइना को वहाँ पे उनके द्वारा डेवलप किया गया, बेसिकली उनके द्वारा चाइना को सपोर्ट इस वजह से भी किया गया था कि यहाँ पे रसिया को काउंटर किया जा सके। ऐसे भी काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक टॉक्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यूएसए के द्वारा जिस तरीके से वहाँ पे सपोर्ट किया गया, चाइना के द्वारा अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको मॉडर्नाइजेशन के लिए, लिबरलाइज जो सोसाइटी है, काफ़ी कुछ ऐसे जो रिफॉर्म्स है वो लिए गए चाइना के द्वारा 70s के एरा के समय में, 70s 80s के समय में। और आप देखिए कि फिर एक प्रेजेंट आपको जो कंटेक्स्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। उस समय में कंपटीशन का फेज है, जियोपॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, रसिया और चाइना का कंपटीशन। बट 2012 के दौरान में चाइना यहाँ पे एक पावर के रूप से इमर्ज होता है, इकोनॉमिक पावर के रूप से यहाँ पे इमर्ज होगा। जो उनके द्वारा रिफॉर्म्स लिए गए उनका जो बेनिफिट पीरियड है वो देखने के लिए मिलेगा। तो चाइना का जो असर्टिवनेस है इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूएसए के द्वारा पिवोट एशिया का एक पॉलिसी है उसको लाया गया। यहाँ पे रसिया और चाइना के द्वारा अपना जो रिलेशंस है उनको यहाँ पे सेटअप किया गया। एनर्जी का जो एक्सपोर्ट है वो आपको चाइना के पर्सपेक्टिव से देखने, चाइना एक लार्जेस्ट एनर्जी का एक्सपोर्टर है रसिया का प्रेजेंट समय के अंदर में। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का जो सप्लायर है वो रसिया आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके अंदर भी चाइना को ही जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा। वो अदर पावर्स के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे बैन है वो लगा दिया गया है वेस्टर्न पावर्स के द्वारा कि उनको आप एनर्जी का जो सप्लाई है और आप रसिया से नहीं कर सकते हो। बट आप देखिए कि यहाँ पे चाइना एक बिगेस्ट जो इंपोर्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा रसिया का जो क्रूड ऑयल है उसके रिगार्डिंग में। चाइना के द्वारा अपना जो डोमिनेशन है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में क्या किया गया, यहाँ पे आप देखिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स नाम का जो ब्रिक्स नाम का ग्रुप है उसके अंदर डोमिनेशन देखने के लिए मिला है। अब ये एक्सपेंड भी हुआ है ब्रिक्स प्रेजेंट समय के अंदर में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू में आप देखिए कि इनका जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के रिगार्डिंग में क्या कंसर्न है, इंडिया प्रेजेंट समय में डिफेंस का जो यहाँ पे ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में रसिया के ऊपर डिपेंडेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट हो सकता है कि रसिया चाइना का क्लोजनेस की वजह से डिफेंस के जो डील्स हैं उनको लेट वे में सप्लाई किया जाए रसिया के द्वारा, और भी काफ़ी कुछ इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इंडिया को भी अपना जो 1960s के समय में जब वर्ल्ड टू ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था तो हमने नेम का जो कॉन्सेप्ट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया था। तो इंडिया को अपना जो हिस्ट्री है उससे सीखते हुए एक ऐसा अपना एक ग्रुप है उसको क्रिएट करने का ज़रूरत है जिससे कि यहाँ पे किसी भी ब्लॉक का पार्टिसिपेशन ना करे। ग्लोबल साउथ आप देखिए एक नया डोमेन है वो इमर्ज हुआ है, ग्लोबल साउथ का जो लीडर है उसके रूप से इंडिया इमर्ज होता है। इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज है उनका भी लीडर के रूप से इंडिया का जो लीडरशिप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के बारे में ही है, जो पार्शियलिटी जो उनके द्वारा यहाँ पे नोटिस दिया गया है उसके पर्सपेक्टिव से। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में है, उनके द्वारा जिस तरीके से कुछ लीडर्स को प्रोसिक्यूट किया गया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अकाउंटेबिलिटी को ये बेसिकली इंक्रीज करेगा। वॉर क्राइम्स के रिगार्डिंग में जो वॉर क्राइम्स उनके द्वारा देखने के लिए मिलते हैं उसी के पर्सपेक्टिव से कहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि रोम स्टैट्यूट के थ्रू में इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको सेटअप किया गया था। क्या इंडिया इसका पार्ट है? इंडिया इसका पार्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। पुतिन के रिगार्डिंग में भी आपको इनका जो नोटिस है वो देखने के लिए मिलता है। पुतिन के द्वारा आप देखिए कि जो ब्रिक्स का जो मीटिंग है उसको नहीं अटेंड किया गया था। रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा एक मीटिंग को नहीं अटेंड किया गया था साउथ अफ्रीका के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में है, जो यहाँ पे इजराइल और हमास के जो लीडर्स हैं उनको बेसिकली वॉर क्राइम्स के रिगार्डिंग में अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। वेजिटेबल सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि वेजिटेबल सेक्टर के अंदर में जो इन्फ्लेशन है, स्पेशली हमारा जो टॉप का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में आपको टॉप इनिशिएटिव देखने के लिए मिलता है। टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, उनके पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। बाद में उसको टॉप को बेसिकली टोटल के रूप से भी कन्वर्ट कर दिया गया था इन्फ्लेशन को रोकने की रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में ही डिस्कस किया गया है, कैसे हमने ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया गया था। ओनियन के अंदर जब इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला तो आप देखिए कि शॉर्ट टर्म मेजर्स को ना लेते हुए हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स को लेने का ज़रूरत है। किसी का अगर यहाँ पे प्राइस बेसिकली इंक्रीज होता है तो आप एक्सपोर्ट को बैन करोगे। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया।
गया है। वोटर्स का जो टर्नआउट डाटा है जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए 17C का जो आपको फोरम है वो देखने के लिए मिलता है। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं बूथ के, उनके द्वारा एक फोरम बनाया जाता है। फोरम के अंदर में जो पार्टी के जो एजेंट्स हैं वहाँ पे हर एक बूथ के ऊपर पार्टी का एजेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। उनको बेसिकली बताया जाता है कि यहाँ पे कितना EVM है उनको यूज किया गया। तो उसी का जो डाटाज है उसके रिगार्डिंग में इलेक्शन का जो वोटर्स का जो डाटा है उसके रिगार्डिंग में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ऑलरेडी इस टॉपिक को हमने 1-2 बार डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे बांग्लादेश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके मर्डर के रिगार्डिंग में है। एजेंसीज के द्वारा उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी किया जाएगा। बंगाल के अंदर में इंडिया का जो सोइल है वहाँ पे वो जो केस है वो देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं वो ईरान का विजिट के लिए गए। ईरान इस समय में अपना जो एक सैड सिचुएशन है, एक बैड सिचुएशन है कि उनका जो प्रेसिडेंट है उनका बेसिकली प्लेन जो उनका हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। स्टूडेंट्स हमारा और ईरान का जो रिलेशन है वो आपको एक स्ट्रेंथन रिलेशन देखने के लिए मिलेगा समय समय के साथ में। आप देखिए कि रिसेंटली हमने जो चाहबार पोर्ट है उसको भी एक्सटेंड किया है 10 ईयर की रिगार्डिंग में। हमारा यहाँ पे जो ऑयल का जो इंपोर्ट है वो हुआ करता था, बट आप देखिए कि USA के द्वारा एक एग्रीमेंट को बेसिकली कुछ जो कार्ड सा लगाया गया, सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे अगर ईरान के द्वारा नॉर्दर्न कोरिया और रसिया के साथ में किसी के द्वारा भी ट्रेड किया जाएगा। उसके बाद में हमारा जो ऑयल का जो इंपोर्ट है वो आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। बट चाहबार पोर्ट एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है ईरान के परस्पेक्टिव से। यहाँ पे इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके थ्रू सेंट्रल एशिया से हम कनेक्टिविटी को सेटअप कर सकते हैं। और आप देखिए जब चाहबार पोर्ट को डेवलप किया गया था तब US के भी इंटरेस्ट हुआ करते थे अफगानिस्तान के परस्पेक्टिव से, क्योंकि अफगानिस्तान में उनका फोर्स हुआ करता था। अफगानिस्तान में ही इंडिया के द्वारा उसके थ्रू सप्लाई किया जाता था। तो उसके रिगार्डिंग में अभी उनके कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है कि उनके द्वारा सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं चाहबार पोर्ट की रिगार्डिंग में जो इंडिया के द्वारा एग्रीमेंट को साइन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के जो एरिया है जिनको कि बेसिकली गोल्डन क्रिसेंट के रूप से भी जाना जाता है। गोल्डन ट्राइंगल है, गोल्डन क्रिसेंट है। गोल्डन क्रिसेंट वैसे आपको ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया देखने के लिए मिलेगा ड्रग का ट्रैफिकिंग रिगार्डिंग में। और ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के एरिया है वो आपको गोल्डन ट्राइंगल के रूप से देखने के लिए मिलते हैं। बट आप देखिए कि वहाँ पे हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको एक जो ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है, I4C नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो यहाँ पे साइबर फ्रॉड, क्राइम एंड कंट्रोल को जो रेगुलेट किया जाता है जिनके द्वारा, उनके द्वारा कहा गया है कि कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के अंदर में जो साइबर फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि गाजा के अंदर में इंडिया के एक डिफेंस फोर्सेज के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं उनका बेसिकली यहाँ पे डेथ हुआ था। जो UN का जो फोर्स है उसके रिगार्डिंग में वर्क कर रहे थे वहाँ पे, तो उसी के रिगार्डिंग में इंडिया के जो PM है उनको लेटर लिखा गया है वहाँ के लीडर के द्वारा कि गाजा के अंदर में जो ब्लड साइड है उसको रोकने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय में, क्योंकि 34,000 के आसपास जो 35,000 के आसपास लोगों का डेथ हो चुका है गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में। 90% पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए H5N1 का एक जो फर्स्ट ह्यूमन केस है वो सामने आया है, बट यहाँ पे बताया गया है। बट आप देखिए कि अपडेट के अंदर में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट ह्यूमन केस है H5N1 के थ्रू आपको देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ जो प्लेन के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ आया था रिगार्डिंग सिंगापुर के पर्सपेक्टिव से। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो ICU के अंदर में हैं, जो केयर यूनिट के पर्सपेक्टिव से हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जो UK के अंदर भी जो इलेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर इलेक्शन ईयर है 2023-24 के जो ईयर्स हैं। इजराइल यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि यूरोपियन के जो 3 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। इजराइल का जो यहाँ पे एक कुछ कंसर्न्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं कि पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट के रूप से ना रिकॉग्नाइज किया जाए। ओस्लो प्रोसेस है 1993 का जो बोथ कंट्रीज को पीसफुली एक एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करता है। तो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी होमवर्क आपको दिया गया है उसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।